Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of March 2019. तो 4 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. Before we start, these are the questions for you today. The first question is, which among the following states set up Pranam Commission to look after the issues concerning a bill फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. तो प्रणाम कमीशन में से किस स्टेट ने स्टार्ट किया? ऑप्शन आर ए तेलंगाना, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम या डी उड़ीसा. क्वेश्चन नंबर 2 इज which among the following states government denotified the proposed नानार पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी टू बी सेटअप इन स्टेट. तो किस स्टेट ने ऐसा किया, डीनोटिफाई किया है प्रपोजल को, प्रपोज्ड नानार पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी को? ऑप्शन आर ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू समझौता एक्सप्रेस. समझौता एक्सप्रेस के रिगार्डिंग इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही आपको बताना है. The first statement is saying that the train was started in 1976 following the Shimla Agreement. Statement 2 is saying that the train runs from Delhi to Atari on the Indian side and from Lahore to Wagha on the Pakistan side. So which of the following statements are correct? One only, two only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. बहुत लोगों ने हमसे पीडीएफ के बारे में पूछा है फरवरी की. सो दैट पीडीएफ विल बी रिलीज आइदर टुडेज इवनिंग, आज शाम तक या तो हम उसको रिलीज कर देंगे या फिर कल सुबह तक एटलीस्ट. ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट वी आर गोइंग टू टेक. कल सुबह तक वो हर हाल में अपलोड हो जाएगी. टिल दैट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट. अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन सब की पीडीएफ आप ले सकते हैं. एंड जनवरी की पीडीएफ रिलीज की थी हमने, तो आप वो भी ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग IL&FS. ये एक कंपनी थी, बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के लोन्स देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं. अब हुआ क्या था रिसेंटली, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. ओके, जितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया था उनका पैसा डूब गया था. एंड ये सारी चीज़ें भी हुई. अब एक रिपोर्ट आई है, असेसमेंट रिपोर्ट आई कि क्यों ऐसा हुआ, कि इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने पैसा डाला था, इनको इसने जिसको लोन दिया, तो क्यों ऐसा हुआ कि वो सब फेल कर गया और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. उसका मेजर रीज़न ये था कि इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोन देना शुरू कर दिया. एंड दे गेव द लोन इवन विद अ निगेटिव स्प्रेड. निगेटिव स्प्रेड एक टर्म है जो कि इस न्यूज़ आइटम में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो वो अपन देख लेते हैं. एंड ये निगेटिव स्प्रेड का मतलब ये होता है कि अ निगेटिव स्प्रेड अकर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड ऑन अमाउंट्स. मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को पैसा दे रहे हो दैट इज लोअर देन द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बोरोड सम्स. मतलब आपने किसी से पैसा लिया 10% के इंटरेस्ट रेट पे, बट यू आर लेंडिंग द मनी एट 8% इंटरेस्ट रेट. तो मतलब आपने जब लोन, आपने किसी से पैसा लिया था तब आपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे किया था, बट व्हेन यू आर लेंडिंग दैट मनी यू आर गेटिंग द लेसर इंटरेस्ट रेट. तो ये कहलाता है निगेटिव स्प्रेड. तो ये रिपोर्ट के बाद आया है कि बहुत सारा जो लोन गया था, बहुत सारा जो लोन दिया गया था, जो निगेटिव स्प्रेड पे दिया गया था. निगेटिव स्प्रेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट अकर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड ऑन द अमाउंट्स लेंट आर लोअर देन द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बोरोड सम्स. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टर्म है निगेटिव स्प्रेड. ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है और मेंस में भी पूछा सकता है. ओके, तो इसको याद रखिएगा, निगेटिव स्प्रेड का मतलब क्या क्या होता है. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू द मेन न्यूज़. इंडिया फोर्टिफाइंग केस टू पुट जैश ऑन बैन लिस्ट. तो इंडिया जो है यूएनएससी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद ग्रुप को वो बैन करवा दे और वहाँ के जो मसूद अजहर जो उसका चीफ था उसको भी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है उसको उसकी लिस्ट में घोषित करा दे. सो फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट थिंग दे आर trying some different things and they are putting evidences that clarifies that Masood Azhar is a terrorist. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे IC-814 का एग्जाम्पल दिया है. IC-814 जो था दैट वाज हाईजैक्ड फ्रॉम नेपाल. ओके, तो याद रखिएगा ये हाईजैक हुआ था नेपाल से. और इसका हवाला देकर जो इंडियन एयरलाइंस का ये प्लेन था IC-814, तो इसमें क्या हुआ था कि इससे के थ्रू उन्होंने डिमांड की थी कि मसूद अजहर को रिलीज़ कर दिया जाए IC-814 के थ्रू, और उसके बाद उसको रिलीज़ करना भी पड़ा था. तो दैट इज़ द एविडेंस दे आर गिविंग दैट कि अगर ये टेररिस्ट ना होता तो वाई वॉज सच अ थिंग हैपनिंग, क्यों इतना बड़ा हाईजैक किया जाता और क्यों उसको छुड़ाने के लिए ऐसे डिमांड की जाती. अब जो बैन लिस्ट है जो यूएनएससी की वो है 1267 में. ओके, तो याद रखिएगा यूएनएससी की 1267 कमेटी जो है दैट इज लुकिंग आफ्टर द बैन लिस्ट. ये टेररिस्ट की जो बैन लिस्ट है इसको कौन ऑपरेट करता है, कौन हैंडल करता है? यूएनएससी की 1267 है कि 1267 या फिर 1267 कमेटी जो है वो इसको हैंडल करती है. तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए. याद रखिएगा, यूएनएससीज 1267 कमेटी, दिस इज द नेम विच इज देयर फॉर जो कि बैन लिस्ट और इन सब के अंदर जो ऑपरेट कराता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा. ओके, सो ये सारे एविडेंस दे के अलग अलग चीज़ें बता करके कोशिश की जा रही है कि जैश के जो ये हेड हैं इसको टेररिस्ट की लिस्ट में डाला जाए और जैश ए मोहम्मद को ओवरऑल बैन किया जाए. ओके,
So this is the news. Third news is that India nudges Myanmar action on Naga militants. Okay, so India's improved ties with Myanmar has led to the country's crackdown in the late January on the National Socialist Council of Nagaland Khaplang. Okay, तो देखो क्या हुआ था बेसिकली, नागा जब इंसर्जेंसी हुई, नागा इंसर्जेंसी जब हुई तो बेसिकली दो ग्रुप्स वहां पे निकल के आए. दो ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक था NSCN के, जिसको NSCN खापलांग बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप था NSCN IM, जिसको NSCN इजाक मुइवा ग्रुप बोलते हैं. ओके, तो इजाक मुइवा जो ग्रुप था दैट वाज हैविंग टॉक्स विद द गवर्नमेंट, उसकी थोड़ा बातचीत होती थी गवर्नमेंट के साथ, बट NSCN के जो था, NSCN खापलांग जो था वो थोड़ा कट आउट हो गया, इसलिए दे रिसोर्टेड टू वायलेंस एक्टिविटीज एंड ऑल, उन्होंने थोड़ा वायलेंस ज़्यादा किया. और इजाक मुइवा जो ग्रुप था वो 1997 में उसके साथ हमारा क्या हो गया, सीज फायर हो गया. ओके, 1997 में हमारा सीज फायर हो गया, इसलिए जो नागा अकॉर्ड है वो हमने IM ग्रुप के साथ ही किया है. मतलब जो बात करने के लिए तैयार है, जो हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार है, एटलीस्ट उसी के साथ तो हम अकॉर्ड करेंगे. तो NSCN IM ही है जिसके साथ हमारा ये आपका अकॉर्ड है, और NSCN के जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया जा रहा है. तो इंडिया ने अभी म्यांमार के साथ वही रिक्वेस्ट किया कि जॉइंट ऑपरेशंस होने चाहिए, NSCN खापलांग के ऊपर जॉइंट ऑपरेशंस करने चाहिए, और उनको उनके ऊपर जो उनके एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है. Now, gearing up for Cardiff with hope and a ball. Now, this is a very important news item. The 17th edition of Homeless World Cup होने वाला है. 17th edition होने वाला है Homeless World Cup का. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. होमलेस यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि डिस्ट्रेस्ड हैं, होमलेस हैं, ऐसे लोगों का वर्ल्ड कप होगा. एंड द टूर्नामेंट विल किक ऑफ इन द वेल्स कैपिटल. ओके, तो वेल्स कैपिटल में ये होने वाला है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्म याद रखेगा. होमलेस वर्ल्ड कप 17th एडिशन, और कहाँ होने वाला है? वेल्स कैपिटल में होने वाला है. ओके, सो दैट इज द थिंग. 27 जुलाई से स्टार्ट होगा ये, एंड दिस ऑफर्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज्ड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू फुटबॉल. ओके, तो फुटबॉल टूर्नामेंट्स के थ्रू अंडर प्रिविलेज्ड मेन एंड वुमेन जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उनका ये वर्ल्ड कप है, होमलेस का वर्ल्ड कप है. एंड दिस इज द 17th एडिशन ऑफ होमलेस वर्ल्ड कप. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड दिस वर्जन ऑफ फुटबॉल जो यहाँ पे होता है दैट इज प्लेड बाय 2-4 मेंबर टीम्स ओवर 2 हाफ्स. ओके, तो याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड ये 7-7 मिनट के हाफ होते हैं. तो अगर ये आपसे कोई पूछे कि जो ये होमलेस वर्ल्ड कप में जो होगा तो उसमें कितने मेंबर टीम होती है, तो 2 टीम रहती हैं 4-4 मेंबर्स की. ओके, 2-4 मेंबर टीम्स आर देयर. दो टीम रहती हैं 4-4 मेंबर की, और 2 हाफ्स में मैच होता है जिसमें 7-7 मिनट के हाफ रहते हैं. ओके, 7-7 मिनट का होता है. एंड 22 मीटर लॉन्ग उसका ग्राउंड होता है, 16 मीटर वाइड उसका ग्राउंड होता है. दैट इज द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, 22 मीटर्स लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड. तो याद रखिएगा, होमलेस वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल होता है उसके वर्जन में 2 टीम रहती हैं 4-4 मेंबर्स की, 7-7 मिनट के 2 हाफ्स होते हैं, और जो ग्राउंड्स की उसकी जो विड्थ होती है और लेंथ होता है वो 22 मीटर लॉन्ग होता है, 16 मीटर वाइड होता है. सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द ग्राउंड. Now, since 2006 India has been fielding teams at the Homeless World Cup. 2006 से हम अपनी टीम्स को भेज रहे हैं. एंड दिस होमलेस वर्ल्ड कप बिगैन एक्चुअली इन 2003. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार्ट कब हुआ था होमलेस वर्ल्ड कप, तो 2003 से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए अब 17th एडिशन होने वाला है. एंड सिंस 2006 इंडिया हैज़ बीन फील्डिंग द टीम्स इन दैट. ओके, तो याद रखिएगा कि इंडिया कब से टीम भेज रहा है, 2006 से भेज रहा है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द न्यूज़ कमिंग ऑन देयर. एंड ये जो होमलेस वर्ल्ड कप है बेसिकली इसका जो एक्सटेंट है वो 70 कंट्रीज में फैला हुआ है. एंड दे यूज़ फुटबॉल एज एन इंस्पिरेशन फॉर होमलेस पीपल टू चेंज देयर लाइफ्स. ओके, तो फुटबॉल को एक इंस्पिरेशन की तरह यूज़ किया जाता है ताकि होमलेस पीपल जो हैं, जो अक्रॉस द वर्ल्ड होमलेस पीपल हैं, दे कैन चेंज देयर लाइफ. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट केम फ्रॉम देयर, एंड इसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था. हेल स्टॉर्म किल्स ओवर 1000 बर्ड्स नियर पेंच रिजर्व. तो यहाँ पे जो हम लोग को जानने वाली चीज़ है वो है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है. तो वेरी इजी थिंग, पेंच टाइगर रिजर्व मैंने कल भी बताया था आपको, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है. पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हेल स्टॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो रेनफॉल रहती है जब ऊपर अलग अलग उसके साथ देखिए और बड़े बड़े जो पीसेज हैं, जब उसके बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरते हैं तो उसको हेल स्टॉर्म कहलाता है. एंड बहुत ज़्यादा इसमें विंड का भी फ्लो रहता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके कारण बहुत सारी बर्ड्स का नुकसान हुआ है जो कि पेंच टाइगर रिजर्व में थी, और उसकी लोकेशन हमने बता दी आपको कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है. काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट.
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके सो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विडियाल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विडियाल। और ये विडियाल क्या है, ये पहले तो हम देख लेते हैं कि एक टाइगर रिजर्व का नाम फिर से है, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, ये केरला में है। तो केरला, गॉड्स ओन कंट्री, वहां पर है पेरियार टाइगर रिजर्व। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट फ्रॉम दिस न्यूज आइटम विच वी वांटेड टू अंडरस्टैंड। सेकंड इज विडियाल। नाउ विडियाल बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो पोचर लोग थे, जो पहले मतलब जो खुद शिकार करते थे, नाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोटेक्टर्स। ओके तो वो खुद टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करते हैं। पहले वो शिकार करते थे बट नाउ दे आर प्रोटेक्टिंग द टाइगर रिजर्व। ओके सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एंड ये जो टर्म यूज हुआ है इनके लिए वो है विडियाल। ओके इनको विडियाल बोलते हैं। नाउ दे आर डूइंग अ डेडिकेटेड सर्विस फॉर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, फॉर प्रोटेक्टिंग द पेरियार टाइगर रिजर्व, एंड अर्लियर दे वर द पोचर्स। तो वो पहले पोचर थे, अब वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन होता है क्योंकि दे नो ऑल द टिप्स एंड द ट्रिक्स। ओके तो उनको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता है किस तरीके से कौन पोचिंग कर सकता है, तो इसलिए दे आर द बेटर प्रोटेक्टर्स। तो इनको जो ग्रुप बोला जाता है, इनको इनका नाम दिया था विडियाल, एंड दिस वॉज फॉर्म्ड इन 2004। ओके एंड कब बना था, 2004 में बना था, जब एक पोचर था फ्रॉम इनका नाम था अरीवू। ओके अरीवू वॉज अ पोचर, एंड याद रखिएगा इसको जब पकड़ा गया था तो 2004 में फिर ये विडियाल ग्रुप बनाया गया था। नाउ दे आर प्रोटेक्टिंग द पेरियार टाइगर रिजर्व। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ द नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिगार्डिंग मंकी फीवर। तो मंकी फीवर हमको पहले भी मैंने बताया आपको कि इट इज ऑल्सो नोन एज KFD, यानी कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज। ओके मंकी फीवर इज ऑल्सो नोन एज क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज, KFD। और ये जो क्यासानूर फॉरेस्ट है दैट इज इन कर्नाटका। ओके तो याद रखिएगा क्यासानूर फॉरेस्ट जो है दैट इज इन कर्नाटका। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसको बोलते हैं मंकी फीवर क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली वो मंकीज में स्टार्ट हुआ था, मंकी से देखा गया था, फिर वहाँ से फैलता भी है फिर ये आगे, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज। और क्यासानूर फॉरेस्ट की लोकेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखिएगा दैट इज इन कर्नाटका। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेविवर्डी ग्रुप के होते हैं इसमें, ये भी हमको पता है कि मंकी फीवर के जो होते हैं वो फ्लेविवर्डी ग्रुप के रहते हैं। तो ये सब भी फैक्ट्स हैं जो कि हमको याद रखने चाहिए ना। यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी, इसके नीचे लिखा है कोल वेटलैंड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कोल वेटलैंड कहाँ पर, दैट इज इन थ्रिसूर केरला। ओके तो लोकेशन याद रखिएगा कोल वेटलैंड्स की, दैट इज इन थ्रिसूर केरला। ये फोटोग्राफ के नीचे लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया, पूछ भी सकते हैं कोल वेटलैंड्स की लोकेशन थ्रिसूर इन केरला। नाउ आंध्र प्रदेश विलेजर्स यर्न टू रिवाइव हिस्टोरिक टेम्पल। ओके तो आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है, इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो मोटूपल्ली इज अ प्लेस, ओके याद रखिएगा मोटूपल्ली इज द प्लेस वेयर अ हिस्टोरिक टेम्पल ऑफ वीरभद्र स्वामी। ओके तो याद रखिएगा टेम्पल किसका है, वीरभद्र स्वामी का है। एंड वीरभद्र स्वामी जो है वो लॉर्ड शिवा का ही एक दूसरा रूप है। तो वीरभद्र का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड शिवा का बहुत ज़्यादा गुस्से वाला जो एंगर वाला जो रूप था वो था लॉर्ड शिवा का, वीरभद्र स्वामी। और उन्हीं का टेम्पल है मोटूपल्ली नाम की जगह में। ओके याद रखिएगा मोटूपल्ली नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके रिवाइवल की बात की जा रही है। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ चोलास। ओके तो कब बनाया गया था, ये चोलास के टाइम पे बनाया गया था। चोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप जो कि साउथ इंडिया में रूल किया जिसने, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। उसी टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था मोटूपल्ली में वीरभद्र स्वामी टेम्पल। ओके लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इट इज़ इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। ओके यहाँ पर ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, इसमें दो फैक्ट आपको मिलेंगे इस न्यूज आइटम में। पहला है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है वो होता है 3 मार्च को। ओके सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑन 3 मार्च, एंड द थीम फॉर दिस ईयर वॉज लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानट। ओके लाइफ बिलो वाटर। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं कि लाइफ बिलो वाटर इज ऑल्सो SDG, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, SDG भी है लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ अबव लैंड। तो आपको बताना है कौन से SDG हैं, और अगर आपके पास टाइम रहे तो आप सारे SDGs में जो बताइए कितने SDG हैं और कितने टारगेट्स हैं, बट एटलीस्ट आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि कौन कौन से SDGs हैं। ओके दिस कैन बी डन, तो ये आपके लिए काम रहेगा। Now let's move to the next pages. Okay आगे की तरफ मूव करते हैं। एंड राजधानी एक्सप्रेस टर्न्स 50। राजधानी एक्सप्रेस 50 साल की पूरे कर लिए अपने ऑपरेशंस के। तो फर्स्ट टाइम जो पहली राजधानी चली थी वो 3 मार्च 1969 को चली थी फ्रॉम हावड़ा। ओके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको कलकत्ता न्यू दिल्ली राजधानी बोलते हैं। एंड पहली जो राजधानी चली थी वो चली थी 3 मार्च 1969 को फ्रॉम हावड़ा, 3 मार्च 1969, एंड ये कलकत्ता न्यू दिल्ली राजधानी थी। ओके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ईस्टर्न रेलवेज में कलकत्ता न्यू दिल्ली राजधानी 3 मार्च 1969। तो 3 मार्च को इसके 50 साल पूरे कर लिए हैं। एंड
ये पहली इस तरह की एसी लग्जरी ट्रेन थी जो कि हाई स्पीड ट्रेन थी, एसी लग्जरी ट्रेन थी विद हाई स्पीड। सो 50 साल पूरे हो गए हैं। अगर आपसे कोई पूछते कि राजधानी जो पहली बार चली थी तो कब चली थी, तो वो 3 मार्च 1969 को चली थी। न्यू दिल्ली कैलकाटा या ये इस वाले रूट में, कोलकाता न्यू दिल्ली रूट में चली थी 3 मार्च 1969। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे अ टेल ऑफ 6 एलिफेंट यूजिंग 1 कॉरिडोर इन 2 कंट्रीज। बेसिकली अब यहाँ पे 1 कॉरिडोर 2 कंट्रीज की बात की जा रही है, क्योंकि एलिफेंट का जो जब प्रोटेक्शन किया जाए, देखो एलिफेंट जो होते हैं उनको लार्ज कॉरिडोर चाहिए, लार्ज रेंज एरियाज चाहिए। अब रिसेंटली हमने देखा कि मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब एक दूसरे के एरियाज में इंक्रोच हो रहा था। इसके कारण बहुत सारे एलिफेंट ऐसे थे जिनकी डेथ हुई, इलेक्ट्रोक्यूशन से बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हुई, पोचिंग से बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हुई। तो प्रोटेक्शन के लिए मेन बात ये चल रही है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर फ्रीली मूव कर पाएं तो इनको ज़्यादा एरिया भी दिया जा सकता है और इनका प्रोटेक्शन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक एलिफेंट्स, उसकी बात की जा रही है। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स, मतलब कि जो सीमाएं हैं, जो सरहद हैं, वो इनके लिए ना रहे, इनका मूवमेंट फ्रीली हो सके। ओके, अब यहाँ पे जो बात की जाएगी वो पथारिया हिल रिजर्व फॉरेस्ट की बात की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि पथारिया हिल रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, सो दैट इज इन असम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज इसको भी वहां पे ऐड कर दीजिए जो लिस्ट आप बना रहे होंगे, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे। देखो हम अपनी पीडीएफ में सारी फैक्ट्स देते हैं, ओके, एवरी फैक्ट इज कवर्ड देयर। ओके, बट अगर आप नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, तो आपको जरूर ये सब नोट करना चाहिए। तो यहाँ पे पुटनी टी गार्डन्स का नाम है, पुतनी टी गार्डन्स और पथारिया हिल रिजर्व फॉरेस्ट। अगर ये दोनों लोकेशन अगर से पूछेगा तो याद रखिएगा, दे आर इन असम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुटनी टी गार्डन और पथारिया हिल रिजर्व फॉरेस्ट, सो दैट इज इन असम। तो ये लोकेशन याद रखिएगा। और ट्रांस बाउंड्री जो कंजर्वेशन है एलिफेंट्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया क्यों। Let's come to the editorial section. The first is the week after. Now basically this is on India-Pakistan relations 1 week after the Balakot tensions. तो बालाकोट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बालाकोट कौन सी लोकेशन है। बालाकोट इज इन पाकिस्तान, जहां पे हमारी एयर स्ट्राइक्स की गई थी फ्रॉम आर इंडियन मिराज 2000। ओके, तो मिराज 2000 से जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी वो बालाकोट रीजन में ही की गई थी। और मिराज अगर आपसे पूछे कि किस कंट्री से हमने लिया है, तो वो हमने फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन से ही लिया है। दैट इज अ फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। ओके, डसॉल्ट एविएशन का फ्रेंच था एंड मिराज 2000 का नाम था। Now this editorial was on India Pakistan relation, कैसे क्या चेंज हो रहा है। सो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि हमारे डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स के कारण इंडिया को किसी कंट्री ने सेंसर नहीं किया है। नो कंट्री हैज सेंसर्ड इंडिया because of our diplomatic maneuvers. Now editorial highlights that a turnaround for ties with India was able to present the case before organization of Islamic conference. सबसे बड़ा जो टर्न अराउंड था बेसिकली वो ये था कि हम OIC के सामने हम गए, चीफ गेस्ट बन के हमारी सुषमा स्वराज जी गई, और वहीं पे पाकिस्तान जो उसका सबसे बड़ा फाउंडिंग मेंबर है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था। इंडिया इज नाइदर अ मेंबर ऑफ OIC एंड नॉर अ ऑब्जर्वर। ये भी आपको पता है कि इंडिया ना ही मेंबर है ना ही ऑब्जर्वर है OIC का, लेकिन फिर भी चीफ गेस्ट बन के इसी साल गया, और इसी साल पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट दिखा, वहां पे नहीं दिखा। ओके, नाउ USA, UK, फ्रांस, इन्होंने मसूद अजहर को भी टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया है। ओके, उसको टेररिस्ट का डेजिग्नेशन देने की बात की जा रही है। तो ये भी एक तरीके से हमारी डिप्लोमेटिक जीत ही हम मानेंगे कि ऐसी ऐसी कंट्रीज जो परमानेंट 5 कंट्रीज है, USA, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, इनमें से एटलीस्ट 4 कंट्रीज तो हमारे फेवर में है। चाइना नहीं भी है, लेकिन 4 कंट्रीज आर स्टिल ऑन आवर साइड, सो दैट इज अ डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। Now some suggestions are given in the editorial. The first is track the Jaish-e-Mohammed's asset and liabilities. Assets and abilities को आप गेस करिए कि जैश ए मोहम्मद की क्या एसेट्स हैं, कहाँ से उनको फाइनेंस मिलता है, जम्मू कश्मीर में क्या क्या उनके सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ से उनको फंडिंग मिलती है, और फिर उसके ऊपर क्रैक डाउन कीजिए। दिस इज द फर्स्ट सजेशन। सेकंड इज फाइंड आउट वेदर देयर वाज एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर दैट लेड टू पुलवामा अटैक। क्या कोई इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फेलियर था जिसके कारण पुलवामा अटैक हुआ, ये पता करिए और उसको फिर फिल करने की कोशिश करिए। जो गैप रह गया था उसको फिल करने की कोशिश करिए, पैच वर्क करिए एटलीस्ट। थर्ड इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंट्रीज शुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अगर हम दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमारी जो हमारी ऑटोनॉमी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसके साथ। सो वी शुड इन्वॉल्व अदर कंट्रीज बट वी शुड नॉट अंडरमाइन आवर ओन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सो दिस इज व्हाट ऑथर हैज बीन सजेस्टिंग। लाइन्स बीइंग क्रॉस्ड, बेसिकली दिस आर्टिकल जो MK नारायण का ये आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट्स ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल पे ही था बेसिकली, और इसमें जो बात की गई है बेसिकली वो ये बात की गई है कि आपके जो बेसिकली जो यहाँ पे
इंडिया ने लाइन क्रॉस की जो हम पाकिस्तान में इंटर कर गए, तो बेसिकली ऑथर का ये कहना था कि वो हमको नहीं करना चाहिए था, वी कैन नॉट जस्टिफाई दैट, ओके। मतलब कि ठीक है, देखो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज सोलली द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ओके, द ऑथर का ओपिनियन है, लेकिन उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल लाइन क्रॉस करने के लिए हम इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कि इंडिया ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया है और इंडिया हमेशा से ही पीस को आगे बढ़ाता रहा है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट। देखो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, दो मुझे वो बताना ज़रूरी है कि ऑथर क्या कर रहा है। तो ऑथर इज सेइंग दैट कि वी शुड नॉट हैव डन, हमको दूसरे चैनल्स के थ्रू उसको हैंडल करना चाहिए था। और 26/11 में भी इसकी बात की जा रही थी, जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर, तब भी ये बात की गई, बट द प्लान वॉज ड्रॉप्ड दैट टाइम, बट दिस टाइम वी डिड दैट। एंड इसके कारण हमारे इंटरनेशनल जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमको आइसोलेशन मिलेगा, उसके कारण थोड़ा कहीं ना कहीं लोग हमको आगे गलत तरीके से देखेंगे। और इसमें उन्होंने सपोर्ट किया है जो स्टैंड पाकिस्तान का था, और जो हमारा स्टैंड था उसको थोड़ा सा निगेट किया है कि वी शुड नॉट हैव डन दैट एंड दिस एंड दैट, ओके। सो ये चीज़ें बोली गई हैं, सो नॉट अ वेरी गुड आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ो उसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला जो है वो दैट इज ऑन स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी। तो स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये आर्टिकल है। अब बेसिकली अभी ऑथर ने ये सजेस्ट किया कि जो जीडीपी हमारी है वो डिक्रीज होती जा रही है, उसके ग्रोथ प्रोडिक्शंस जो है वो कम किए जा रहे हैं, ओके। एंड जो हमारी ग्रोथ थी वो 6.6% थी अक्टूबर से दिसंबर पीरियड में। जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 6.6% इन द अक्टूबर दिसंबर पीरियड। नाउ एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट सीएसओ हैज प्लेस्ड एनुअल ग्रोथ एट 7%, ओके। तो जो सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो हमारी एनुअल ग्रोथ रखी वो 7% पे पेग कर दी है। दिस इंप्लाइज दैट द फोर्थ फिजिकल क्वार्टर ग्रोथ विल बी इवन लोअर देन 6.5%। तो जो हमारी एवरेज है वो 6.5% से भी कम आएगी इस वाले क्वार्टर के लिए, जो फोर्थ क्वार्टर उसके लिए 6.5% से भी कम आएगी। तभी तो सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी जो एनुअल ग्रोथ है वो 7% पे पेग कर दी है, ओके। नाउ द मेन रीजन फॉर दिस स्लो डाउन इज द स्लोइंग ऑफ सेक्टर्स, ओके। जो सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लो आप, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। फार्म सेक्टर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द स्लो डाउन ऑफ द रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ, फार्म सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा स्लो हो चुका है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है, इनफैक्ट निगेटिव भी हो गई थी बीच में। सो वो जो है वो मेजर रीज़न है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारे सेक्टर्स में हमको स्लो डाउन देखने को मिला है, ओके। तो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, हर सेक्टर में हमको स्लो डाउन देखने के लिए मिला है। एंड दीज आर द मेन रीजंस कि हमारी ग्रोथ जो ओवरऑल है वो डिक्रीज हुई है, ओके। एंड मैन्युफैक्चरिंग भी एक कंसर्न है, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल अ कंसर्न। हम अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ओके। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जहाँ पे चाइना और ऐसी कंट्रीज़ हमको बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही है। इनफैक्ट जो टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर था उसमें वियतनाम, बांग्लादेश से हमको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता जा रहा है, ओके। तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम पहले आगे थे बट अब हम पीछे होते जा रहे हैं। सो दीज आर द रीजंस की क्यों हमारी ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। और दूसरे रीजंस भी हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ और बाकी ये सारे कारण भी थे जो कि स्लो डाउन करेंगे, ओके। तो डीमोनेटाइजेशन के कारण भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। नाउ एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट it needs to be seen whether RBI's rate cut can boost the growth of the economy। अब देखो RBI ने अभी रेट कट किया है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब रेट कट करता है RBI तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आए, और जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा देन दे विल स्पेंड मोर, और जब वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो ग्रोथ थोड़ा इंक्रीज होगी। तो टू स्पर द ग्रोथ RBI डिक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट, और जब वो चाहता है कि इन्फ्लेशन कम हो तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं जो RBI के मैकेनिज्म्स हैं। और अब दूसरे कुछ जो इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ को, फर्स्ट है मिलिट्री टेंशन विद पाकिस्तान, ओके। तो जो मिलिट्री टेंशन है पाकिस्तान के साथ वो पहली चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। दूसरा जनरल इलेक्शन होने वाले हैं हमारे अप्रैल से, तो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिसके कारण की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। थर्ड है अनसर्टेनिटीज लूमिंग ऑन द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्रोथ हॉरिजॉन। जो तो ग्लोबल ट्रेड है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। देखो वर्ल्ड के सिनारियो को भी देखना पड़ेगा, वर्ल्ड का सिनारियो जो रहेगा वही इम्पैक्ट करेगा इंडिया के सिनेरियो को। सो बेसिकली वही चीज है कि वहां पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। नाउ एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर अनसर्टेनिटी फेज टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज इन प्लेस। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है तब तक हमको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, अनसर्टेनिटीज लूम कर रही है। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर ये आर्टिकल था। बेसिकली इस आर्टिकल में बोला गया कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर, हमको प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और
ऑथर ने कहा कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की थी, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017, इट एम्स टू एलोकेट 2/3 ऑफ रिसोर्सेज टू द प्राइमरी हेल्थ केयर। उसका कहना है कि 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसमें 2/3 जो रिसोर्सेज थे वो प्राइमरी हेल्थ केयर को अलॉट किए गए थे। अब ये बहुत अच्छी चीज है, दिस इज व्हाट ऑथर इज सेइंग दैट दिस इज अ वेरी गुड थिंग इफ दे आर डूइंग दैट। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड ऑथर सेज दैट द करंट ट्रेंड्स एंड एलोकेशंस आर एनीथिंग टू गो बाय, दिस वुड रिमेन अ पायस होप। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। और अभी जो एट प्रेजेंट जो एलोकेशन किया गया है, जो एट प्रेजेंट दिया जा रहा है वो बहुत कम दिया जा रहा है। और जो हमारा टारगेट है वो है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम बनाना चाहते हैं बाय 2022। तो 2022 तक हम 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनका जो नया नाम है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट द न्यू नेम गिवन टू हेल्थ एंड वेलनेस, न्यू नेम गिवन टू दिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और इंडिया का टारगेट यह है कि हम 2022 तक बाय 2022 वी वांट टू बिल्ड 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हम चाहते हैं कि 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएं, बट उसके हिसाब से अगर हम एलोकेशंस देखें तो बहुत कम है, वो सफिशिएंट नहीं होगा। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। इसीलिए अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी में दिए गए चीज़ों को मान लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग। नाउ ऑथर हाईलाइट्स दैट इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंक्रीजिंग द एक्सेस टू हॉस्पिटलाइजेशन। गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है कि हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सेस को बढ़ाया जाए और प्राइवेट प्लेयर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। जैसे कि पीएम आरोग्य जन आरोग्य प्रोग्राम है, उसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य प्रोग्राम का। और 10 करोड़ फैमिलीज़ को इफेक्ट करने की बात की जा रही है, 10 करोड़ फैमिलीज़ की इफेक्ट करने की बात की जा रही है। एंड 5 लाख रुपए तक का एनुअल दिया जाएगा एक्सपेंस, 5 लाख रुपीज़ तक का एनुअल एक्सपेंस किया जाएगा। एंड प्राइवेट प्लेयर्स को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग हॉस्पिटल्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। ओके, तो प्राइवेट प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा वू कर रही है फॉर ओपनिंग हॉस्पिटल्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। ये भी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि गवर्नमेंट कमिटेड तो है टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर। और पीएम जन आरोग्य मिशन का जो बजट है वो बढ़ाया गया। उसके अलावा उसके अनुसार 10 करोड़ फैमिलीज और 5 लाख रुपए प्रति उसका जो एनुअल एक्सपेंस है वो उठाया जाएगा। इसके अलावा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स टू ओपन हॉस्पिटल्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। अब कुछ ऑथर ने रियल कंडीशंस का भी जिक्र किया है कि क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर की कंडीशन इंडिया में। द फर्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर 22% एंड सब हेल्थ सेंटर बाय 20%। हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर की शॉर्टेज है 22% से और सब हेल्थ केयर सेंटर की शॉर्टेज है बाय 20%। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज ओनली 7% ऑफ द सब हेल्थ सेंटर्स एंड 12% ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मीट इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाले केवल 7% सब हेल्थ सेंटर हैं और केवल 12% प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो ये दिखाता है कि कितना बुरा कंडीशन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। थर्ड इज न्यूमरस प्राइमरी लेवल फैसिलिटीज नीड कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज दे ऑपरेट आउट ऑफ रेंटेड अपार्टमेंट्स। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं जो कि रेंटेड अपार्टमेंट्स में हो रही है और कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स भी नहीं है, अकोमोडेशन भी प्रॉपर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो दीज आर शोइंग द मतलब जो पुअर कंडीशन है उसको दिखाता है, उसको जाहिर कर रहा है। नाउ 10,907 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, ओके, एएनएम जो होती हैं वर्कर्स होती हैं उनकी कमी है और 3,673 डॉक्टर्स की भी जरूरत है अभी सब हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो अभी भी स्टाफ का भी शॉर्टेज है। बाकी हमने देख लिया कि शॉर्टेज है ओवरऑल सेंटर्स का, स्टाफ का कंडीशन बहुत पुअर है, इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तभी जाके कहीं हमारा जो हेल्थ में हमारा डेवलपमेंट है वो हो सकेगा। नाउ फेलिंग द फॉरेस्ट, दिस इज ऑन द ऑपेड साइड। तो ऑपेड पेज में फेलिंग द फॉरेस्ट के ऊपर आया था। दिस इज ऑन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो पहला फैक्ट याद रखिएगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था, 2006 में आया था। अब बैकग्राउंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें ये बोला गया कि आप एविक्ट कर सकते हैं उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो अपने राइट्स को प्रूफ नहीं कर पाए हैं, जो क्लेम नहीं कर पाए अपने राइट्स को अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। यू कैन एविक्ट दोज। अब ऑथर ने कहा है कि ये चीज़ गलत है एंड दिस इज अ फाइट बिटवीन वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ओके, तो ये उसके बीच में ह्यूमन राइट ट्राइबल्स के साइड में है, वाइल्ड लाइफ जो हम बोल रहे हैं कि जो ये लोग रहते हैं जो अपने क्लेम को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, दे आर द मतलब वो जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट। नाउ ऑथर ने ये कहा है बेसिकली कि एफआरए कुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोटेक्ट बोथ द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज ह्यूमन राइट्स, लेकिन इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया एफआरए ने बिकॉज ऑफ द गेम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल। उसके कारण ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाए।
एफआरए इतना बेहतर था कि उससे ट्राइबल्स का भी फायदा होता और वाइल्ड लाइफ को भी फायदा होता। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो कि वो खुद प्रोटेक्ट करें। ट्राइबल्स कुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, बट अल्टीमेटली हमने किया क्या कि ना ट्राइबल्स खुश रह पाए ना हमारा वाइल्ड लाइफ सस्टेन रह पाया। अब ट्राइबल्स के लिए एक रिपोर्ट आई थी, जाजा कमेटी, वर्जीनियस जाजा कमेटी रिपोर्ट। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, XAXA वर्जीनियस जाजा कमेटी, तो काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं एक बार। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से काफी नुकसान हुआ है, ट्राइबल्स के लैंड को भी किस तरह से गवर्नमेंट ने यूज किया है, मिसयूज किया है, ये सारी चीज उसमें बताई गई है ना। एफआरए में एक चीज बहुत अच्छी बोली गई कि ऑथर ने पॉइंट आउट किया है कि एफआरए वो है जिसका यूज करके लोगों ने नियमगिरी हिल्स को प्रोटेक्ट किया। नियमगिरी हिल्स आपका कहां पर है? वो आपका उड़ीसा में है नियमगिरी हिल्स, और वहां पर डोंगरिया खोंड कम्युनिटी है। ओके, तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको, डोंगरिया खोंड कम्युनिटी ने बॉक्साइट माइनिंग वहां पे नहीं होने दी थी, एंड वहां से नियमगिरी हिल्स को काफी प्रोटेक्शन किया गया था बाय दिस कम्युनिटीज। एंड वही चीज आप फॉरेस्ट राइट्स में देख सकते हैं कि जो कम्युनिटीज हैं वो खुद वो चाहती हैं कि वो प्रोटेक्ट करके रखें, वो खुद नहीं चाहती कि वहां पे वाइल्ड लाइफ का नुकसान हो। तो ऑथर भी वही चीजों को पॉइंट आउट कर रहा है कि प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया था, उनको उनके ट्राइबल पट्टाज और ये सब नहीं दिए गए हैं, और उनको एविक्ट करना जो रहेगा वो गलत रहेगा। एंड इसको एविक्ट मत करो आप उनका, बल्कि यूज करो, उनके साथ पार्टनरशिप करो ताकि वो आगे और प्रोटेक्शन दे पाए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ओके, नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में एक चीज बताई गई कि दैट ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। ओके, याद रखिएगा, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। एंड ये जो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार, इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति, याद रखिएगा, इन्होंने इसको किया है। एंड दिस विल बी प्रेजेंटेड टू हिम ऑन अप्रैल 17, जब महावीर जयंती होगी तब यह किया जाएगा। बट ही इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। ओके, सो दिस इज अ फैक्ट विच इज देयर, ये आप दिमाग में इसको बिठा के रखिएगा। व्हाट डिड वी गेन एट OIC? बेसिकली यहाँ पे कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या हमको मिला OIC से। तो OIC के बारे में आपको बताता हूँ, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब कब बनी थी? 1969 में बनी थी। 57 मेंबर स्टेट्स हैं, और 57 में से 47 जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। अब विकीपीडिया यहाँ वहाँ 40 लिखा है, बट याद रखिएगा 47 है। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UN। ओके, यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ फैक्ट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, 1969 में बना था, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है। याद रखिएगा, दे लुक आफ्टर द मुस्लिम वर्ल्ड, ये मुस्लिम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में बताते हैं। एंड रशिया एंड थाईलैंड, डिस्पाइट हैविंग माइनॉरिटी पॉपुलेशन, दे हैव ऑब्जर्वर स्टेटस। बट इंडिया, जिसके पास थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इट इज नाइदर अ मेंबर नॉर ऑब्जर्वर। ओके, याद रखिएगा, इंडिया इज नाइदर अ मेंबर नॉर ऑब्जर्वर, और रशिया थाईलैंड जहां पे माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, दे आर ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि OIC की रिगार्डिंग है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी, आपको याद रहेगा। Now ट्रंप फेवर्स रेसिप्रोकल टैक्स। अब ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो टैरिफ्स हैं इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग इंडिया एज अ वेरी हाई टैरिफ नेशन, बहुत ज्यादा टैरिफ है, इसीलिए वो एक रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। जो इंडिया का प्रोडक्ट USA जाएगा उसके ऊपर वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आप लिख सकते हैं, इंडिया USA रिलेशंस में अगर कभी आता है तो याद रखिएगा, इसके ऊपर लिख सकते हैं। ड्रैगन कैप्सूल, मैंने कल भी आपको बताया था, SpaceX ने एक कैप्सूल किया है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अब डॉक हो चुका है, वो लॉन्च किया गया था। एंड इसमें ह्यूमन को ले जाने की बात की जा रही है। एंड ड्रैगन कैप्सूल, इसका नाम है रिप्ली, मैंने कल भी आपको बताया इसका नाम जो रखा गया तो रिप्ली रखा गया था। ओके, ड्रैगन कैप्सूल। एंड जो SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल है, दैट हैज बीन डॉक्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो याद रखिएगा, इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक कर दिया गया है। अब ट्रेंड ऑफ रिसाइकलिंग गोल्ड बाय रिटेल यूजर्स, बेसिकली गोल्ड का रिसाइकलिंग होने लगा है। द क्वांटम ऑफ रिसाइकल्ड गोल्ड इन द सिस्टम जो इंडिया में है, दैट इज ऑन द राइज। ओके, वो राइज में क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस। ओके, तो गोल्ड प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, एंड सम प्लेयर्स आर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन एवोल्यूशन एंड प्राइसिंग। तो इस कारण से भी उसका रिसाइकलिंग किया जा रहा है। ओके, और जब ये रिसाइकलिंग होगा तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो इंपोर्ट्स हैं, गोल्ड का इंपोर्ट है वो डिक्रीज होगा। ओके, द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड विल बी डिक्रीज, एंड हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मेंटेन करके रख पाएंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, दिस ट्रेंड इज हेल्पफुल इन कर्बिंग द इंपोर्ट्स। हमारे इंपोर्ट कम होंगे अगर हम रिसाइकल करते हैं गोल्ड को, और इंडिया में अगर हम गोल्ड का इंपोर्ट कम कर पाए तो दैट विल बी हेल्पफुल इन सेविंग अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नाउ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ दिस येलो
मेटल। ओके, तो याद रखिएगा इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द येलो मेटल। ओके, एंड वी आर इंपोर्टिंग नियरली 700 to 800 टन्स ऑफ गोल्ड एनुअली। 800-700 टन्स ऑफ गोल्ड एनुअली हम इंपोर्ट करते हैं, जिस कारण हमारा बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट इसके कारण भी बढ़ता है। ओके, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने के लिए दो रीजंस मेन है, एक है ऑयल, दूसरा है गोल्ड। ऑयल और गोल्ड ये दो चीजें हैं जो कि सबसे दिक्कत करते हैं, बट नाउ रिसाइकलिंग होने के कारण बहुत ज्यादा हम सेव कर पा रहे हैं। इंपोर्ट्स में कमी आई है रिसाइकलिंग के कारण इंपोर्ट में, और उस कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होता जा रहा है और हमने बहुत सारा अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाया है। एनसीएलटी न्यूज में था, बता देता हूं एनसीएलटी के बारे में। सो एनसीएलटी इज बेसिकली कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा 2013 के कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाया गया है और ये बना है 1 जून 2016 से, 2016 से बना है। एनसीएलटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, याद रखिएगा इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, और इसको सजेस्ट किया था किस कमिटी ने? इरादी कमिटी ने, जस्टिस इरादी, ERADI कमिटी ने। ओके, जस्टिस इरादी कमिटी सजेस्टेड फॉर दिस एनसीएलटी, और ये बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये कंपनीज के इंसॉल्वेंसी के केसेस को देखती है। जो कंपनीज का इंसॉल्वी केसेस है, मतलब जो कंपनी फेल कर जाती है, लोन नहीं चुका पाती, उनका पूरा एनपीए बन जाता है, उनका जब इंसॉल्वेंसी होता है उसको कौन मॉनिटर करता है? उसको एनसीएलटी मॉनिटर करती है, और एनसीएलटी के डिसीजंस को वो चैलेंज करना चाहे तो एनसीएलएटी में चैलेंज कर सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। इसी तरीके से जब इंडिविजुअल्स का बैंकरप्सी होता है तो इंडिविजुअल्स का बैंकरप्सी एनसीएलटी नहीं देखता है, उसको डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखता है। दैट इज अ फैक्ट विच यू शुड अंडरस्टैंड। जस्टिस इरादी कमिटी जरूर याद रखिएगा। Now, नीति आयोग टू ड्रॉ अप लिस्ट ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ सीपीएसई फॉर मोनेटाइजेशन। तो जो नॉन कोर एसेट है सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है उनके नॉन कोर एसेट्स को देखने की बात की जा रही है बाय नीति आयोग कि उसका मोनेटाइजेशन है कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। उसको ये दिखा जाए कि कौन कौन से एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू है, कौन कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो दूसरे ले सकते हैं, शेयर होल्डर्स ले सकते हैं, और फिर उनका मोनेटाइजेशन करके आप क्या करना चाहते हैं कि आप उसको एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करने का मैकेनिज्म है। ये भी अपने आप में डिसइन्वेस्टमेंट का एक मैकेनिज्म है। 6 महीने तक की प्रोसेस में टाइम लगेगा। और कौन कौन से एसेट्स हैं नॉन कोर? जैसे कि लैंड हो गई, कुछ बिल्डिंग्स हो गई, दीज आर द नॉन कोर एसेट्स। ओके, नॉन कोर एसेट्स में क्या क्या मेन है? मेन है लैंड, मेन है बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग और लैंड जो रहते हैं वो आपका मेन चीज रहती है नॉन कोर एसेट्स में। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई न्यूज आइटम है जो रह गई है, यहाँ गोल्ड इन रिजर्व की बात की जा रही है। तो डिमांड फॉर गोल्ड हैज बीन ड्रॉपिंग इन इंडिया। ये मैंने पहले भी आपको ऊपर बता दिया कि डिमांड फॉर गोल्ड हैज बीन ड्रॉपिंग इन इंडिया। हाउएवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंक्रीज द गोल्ड होल्डिंग्स इन इट्स रिजर्व। तो रिजर्व बैंक ने जरूर गोल्ड को अपने रिजर्व में इंक्रीज कर दिया ताकि हमारा जो रुपी है वो अपनी वैल्यू को ना खोए, रुपी अपना वैल्यू मेंटेन रखे। करंट अकाउंट डेफिसिट के टाइम में भी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉरेन रिजर्व में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो जो डिमांड में डिप हुई है दैट इज डिप्ड 2018 में 21% हुई है कंपेयर टू 2013। 2013 से अगर हम देखें तो 21% का डिप हुआ है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस डिप से जरूर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, उसका एडवांटेज हमको मिलेगा। Now, India's electric vehicles success story will ride on 2 wheels. Okay, तो बेसिकली ये सक्सेस स्टोरी जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट 1000 इलेक्ट्रिक बसेस को भी लाने की बात कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही जमाना है। एक स्कीम थी FAME स्कीम, फास्टर अडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम स्कीम जो थी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ही थी। 2030 तक पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाने की बात कर रहा है इंडिया। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर आपको लाने हैं तो उसके लिए हमको 2-3 चीजें चाहिए, जैसे कि वी शुड हैव चीपर लिथियम आयन बैटरीज। We should have cheaper lithium ion batteries. Second is increasing charging points. We need to increase the increasing charging points. Charging points increase करने की जरूरत है. Then increasing the charging speed. चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने की जरूरत है, चार्जिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। एंड पहला मैंने बता दिया चीपर लिथियम आयन बैटरीज लाने की जरूरत है। एंड अगर ये अडॉप्ट हो गया तो इट विल हेल्प इन कर्विंग द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कम करने में जरूर हेल्पफुल रहेगा। और चाइना में इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर्स हैं दे शुड बी डेजिग्नेटेड, उनको बाइसाइकिल्स की तरह डेजिग्नेट करना चाहिए, और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करना चाहिए। 2 व्हीकल्स जो 2 व्हील्स वाली ये हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो काफ़ी ज़्यादा रोल बड़ा प्ले कर सकते हैं
और कर्व कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एमिशंस को भी, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग. एंड सिटीज शुड प्लेस सेवरल सीवियर लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ पेट्रोल टू व्हीलर्स. तो पेट्रोल टू व्हीलर्स पे तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हमको रखना चाहिए, और टू व्हीलर्स ही हैं जो कि सक्सेसफुल हो सकते हैं. अगर उनको हम पहले अडॉप्ट कर ले पाए तो हम ज़रूर इंडिया की सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और उसी कारण से ई व्हीकल्स को प्रमोट करने की जरूरत है, स्पेशली इन द टू व्हील्स. ओके, टू व्हील्स में तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत है. So that is it from the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.